देखो जैसा कि आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम हेरिडिटी का यूनिट जीन होता है ना, यानी द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ जीन होता है। तो आज समझेंगे कि ये मॉलिक्यूलर बेसिस जो इनहेरिटेंस का है वो एक्चुअल में क्या है। तो डीएनए के बारे में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड बोले तो अब न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो मोस्टली दो ही टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में जो बेसिक डिफरेंस है वो नाम को लेकर के ही हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड जो है वो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस भी दो टाइप के हैं, एक होता है प्यूरिन, अनदर वन इज पाइरिमिडीन। प्यूरिन, प्यूरिन में भी दो आएंगे, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन जिसको हम ए से लिखेंगे एंड गुआनिन, गुआनिन इज जी। पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, नॉट टाइरोसिन। टाइरोसिन इज अ अमीनो एसिड, aromatic amino acid. Thymine and uracil। वो डिपेंड करेगा, अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है। थाइमिन जिसको हम टी से इंडिकेट करते हैं, यूरासिल यू एंड साइटोसिन सी। तो यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट हियर एंड यूरासिल इज प्रेजेंट, यूरासिल प्रेजेंट इन द केस ऑफ आरएनए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर जैसा कि नाम से ही लग रहा है वो क्या है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो 5 कार्बन कंपाउंड में जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे अगर OH है तो आप इसे बोलोगे ये राइबोज शुगर है। कैसा शुगर है? राइबोज शुगर, ठीक है। और यहीं पे एक और मैंने बना दिया like this, 1 prime 2 prime 3 prime 4 prime 5 prime। 5 कार्बन कंपाउंड तो है बट इसके 2 प्राइम पोजीशन पे ओनली H है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो ये जो है इसे कहा जाता है, जैसे ये राइबोज शुगर है तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हो कि राइबोज शुगर किसका पार्ट होगा, राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होगा। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर present here in the case of DNA, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप PO4 माइनस माइनस। क्योंकि इसमें चार्ज माइनस माइनस है मतलब ये एसिडिक एसिड, नाम ही लगा हुआ है ना फॉस्फोरिक एसिड, तो ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक है। तो हमारा जो डीएनए होता है, अब डीएनए के बारे में अगर हम समझे कि डीएनए इज इट पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल,
तो हम कहेंगे कि इट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये एसिड है, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। सो ये कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी तक में हमने क्या समझा, ये समझा कि जो हेरिडिटी का यूनिट होता है वो जीन है, ये वही जीन है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को लेकर के जाता है। तो अगर इस जीन के बारे में आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो जीन एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो डीएनए है, वो डीएनए ही है। तुम्हें पता है ये डीएनए गॉस मॉलिक्यूल होता है, ये खुद कुछ नहीं करता है, सारा काम करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले डीएनए को का कंपोजिशन समझ रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इसके 3 कंपोनेंट है, और ये 3 कंपोनेंट में नाइट्रोजनस बेस, ये भी 2 होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। क्लास 11th के बायोमोलिकुलर टॉपिक में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। तो प्यूरिन जो है वो डबल रिंग कंपाउंड होता है, और इसके 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड होता है, इसके 1 एंड 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तभी तो इसको बोल रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, पेंटोज शुगर 2 टाइप का हो गया, एक राइबोज शुगर, दूसरा डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है इसके 2 पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी एडिशनल OH ग्रुप की वजह से ये क्या होता है, आरएनए जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली reactive. Why RNA is highly reactive? Due to the additional OH group present at their 2' position. ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, बट ये क्या होगा, क्योंकि इसमें इसके 2' पोजीशन पे ऑक्सीजन रिमूव किया हुआ है, डीऑक्सी कंडीशन में है, यानी एडिशनल OH ग्रुप नहीं है। एज वी नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ हाईली रिएक्टिव ग्रुप, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे O रिमूव करके एक सिर्फ सिंगल H मतलब वहां पे है, यानी कि ये एडिशनल OH ग्रुप के ना होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। कौन, डीएनए, डीएनए इज लेस रिएक्टिव। Whereas अगर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, थिंक इट। यस, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा, हाईली रिएक्टिव यानी लेस स्टेबल, और ये हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। DNA is highly stable as compared to the RNA. रीजन क्या है, रीजन यही है कि जब आप इसका राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हो, मतलब पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हो, तो इसकी 2' पोजीशन पे ओनली H प्रेजेंट होता है, additional OH group is absent, so that's why this is highly stable and less reactive. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक टर्म आता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आप किसे बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ये जो 3 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के, यानी नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। जिसमें ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज ओनली नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर उसमें प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, ओनली नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, बट फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड
और मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट अगर आप बोल दोगे तो वो होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर न्यूक्लियोसाइड को लिखना हो, न्यूक्लियोसाइड, तो आप लिखोगे न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। अभी बताया ना न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड भी क्लियर हो गया। इस पर नेमिंग में भी होता है, अगर मान लो एडिनाइलिक एसिड है, इज इट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड? क्या डेफिनेटली टाइड, क्योंकि वहां पे फॉस्फेट है, फॉस्फेट है न्यूक्लियोटाइड में, तभी तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं एडिनाइलिक एसिड, यूरिनालिक एसिड या साइटोडाइन, तो वहां पे कहीं पे भी आपको एसिड टर्म तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो न्यूक्लियोसाइड कंडीशन मतलब न्यूक्लियोसाइड है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड? Nucleic acid first called the nuclein because they were isolated from the cell nuclei by F. Meissner. F. Meissner नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड, लेकिन F. Meissner ने एक्चुअली न्यूक्लिन टर्म दिया था, न्यूक्लिन, न्यूक्लिक एसिड नहीं न्यूक्लिन, फर्स्ट सेल से आइसोलेट किए थे और इन द ईयर 1869। इन्होंने मतलब नाम दिया था इसको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिन, न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट कॉल न्यूक्लियन, सबसे पहले उसको न्यूक्लियन कहा गया बिकॉज दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई बाय एफ माइशर इन 1869। किसी किसी का पूछता है, जैसे कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया 1953, तो बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है। जैसे याद होगा क्लास 11th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, इसका तो ईयर कई बार पूछा हुआ है, तो वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनका रहता है। तो हर सब पूछते हैं, मतलब अब चैप्टर आएगा ही आएगा और जेनेटिक्स का वेटेज हर जगह ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए। अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो बेसिक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है नॉट लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन, whereas यूकैरियोटिक डीएनए इज ऑलवेज लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? इट इज अ बेसिक प्रोटीन जो कि बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, व्हिच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डीएनए नेगेटिव पॉजिटिव वो प्रोटीन वो मिलकर के कॉम्प्लेक्स जो भी है ना, अट्रैक्शन जो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो यूकैरियोटिक डीएनए इज ऑलवेज लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड रहता है। तो वो लाइसिन नहीं बता रहे ना, तो वो जो बेसिक अमीनो एसिड है, वो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? बेसिक अमीनो एसिड जो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन तो एवरी ईयर नीट में आता है, एवरी ईयर। अभी मैं जस्ट इसके आगे जब न्यूक्लियोसोम मॉडल समझाती तो उसमें डिटेल बताती, बस तुमने अभी क्वेश्चन पूछ दिया है तो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जितने भी यूकैरियोटिक डीएनए हैं, यूकैरियोटिक डीएनए ऑलवेज linked with always linked with histone protein, histone protein। अब देखो इसको गौर से समझना है, हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन। तो बेसिक प्रोटीन है तो ये बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर के बना होगा, बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर के बना होगा, और इसमें रिच अमाउंट में, रिच अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन, लाइसिन और अर्जिनिन रिच अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चूंकि बेसिक अमीनो एसिड है तो बेसिक बेसिक क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है, तो इसको आप लिख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये क्वेश्चन था, और पता नहीं कौन सा सेट मेरे सामने आया था, उसमें लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ था
हिस्टोन इज मेड अप ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। उसमें भी रिच अमाउंट में लाइसिन और आर्जिनिन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड भी बता दिया। डिस्कवरी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। डीएनए का डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था एफ मशर ने। ठीक है, 1869 में न्यूक्लिन इसका टर्म दिया था और इसे न्यूक्लियोपस से टर्म दिया न्यूक्लिन। हर्टविग मेंशन करो, हर्टविग HERTWIG 1884 which was proposed that nuclein was responsible for the transmission of hereditary trait. अच्छा, न्यूक्लिन टर्म तो दे दिया एफिशिएंट ने, न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? अल्टमान ने दिया था। अल्टमान कौन थे? Who was Altman? Altman was a student of Mischel, उसके स्टूडेंट थे। हाँ, तो मतलब उन्होंने दिया था, एफ मशर ने दिया था न्यूक्लिन, और न्यूक्लिन को ही उन्होंने एक नाम दे दिया, तो न्यूक्लिक एसिड जो कि आज तक जाना जा रहा है वो अल्टमान ने दिया था। अल्टमान gave the term, अल्टमान gave the term न्यूक्लिक एसिड। अल्टमान न्यूक्लिक एसिड टर्म। ओके, चलो लेंथ ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें कि एक मतलब सोचो जरा गौर से कि न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है, ये डीएनए सेल के में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे, छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ न्यूक्लियस का। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर वाला स्पेस होता है ना। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेंटर में इसे बोला जाता है, व्हाट वी कॉल इट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, हु गिव द टर्म न्यूक्लियोलस? Who discovered nucleus? Nucleus was discovered by Robert Brown, 1831, and nucleolus was discovered by Fontana. मैम ये तो पहली बार सुना। हाँ? मतलब न्यूक्लियोलस वाले का। तुम मेरे यहाँ 11th नहीं पढ़े हो? नहीं, इसीलिए पहली बार सुना। जो 11th पढ़े होंगे वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैम ने फर्स्ट पे ही बोला है। वो सेल चैप्टर में होगा वहाँ पे। हाँ, सेल में। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन का। ये वही स्ट्रक्चर, यानी कि अभी जो मैंने पूछा कि हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए बाउंडेड होता है, डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक डीएनए का साइज नियर अबाउट 2.2 मीटर होता है, और हमारी बॉडी में सेल्स ट्रिलियंस की संख्या में है। तो सोचो कि एक सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे एकोमोडेट होगा। तो एकोमोडेट होने के लिए वहां पे एक मॉडल आया, न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? वही कि कैसे इतना 2.2 मीटर लंबा डीएनए सेल के न्यूक्लियस में एकोमोडेट करता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक ऐसे समझो कि जैसे एक बॉल ऑफ वूल है ना, तो वूल को अगर पूरा खोल दोगे तो न जाने कितना इमारत
भी मतलब कम पड़ जाए, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिकली रोल करके रखा जाता है, लपेट करके, लपेटा करके, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है अभी मैं समझाती हूँ, उसमें किस तरह से हिस्टोन जो है वो डीएनए हिस्टोन के साथ बाउंडेड रहता है, जैसे है। देखो क्या है, इसमें डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें H2A 2 होंगे, एक ये एक इसके पीछे वाला, H2B H3H4, ठीक है। तो ये तो हिस्टोन हो गया, कितना, तो टोटल 8, ये ऑक्टामर फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब इसके ऊपर डीएनए का लपेटा होता है, और ये जोड़ने का काम H1, जिसे हम लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन तो ये आया कि कैसे एक्कोमोडेट करता है डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियोसोम की वजह से। न्यूक्लियोसोम मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो डीएनए, ये जो ब्लैक वाला है वो डीएनए है जो नेगेटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट किया, और ये एक मतलब बाउंडेड पोजीशन में आया। यहाँ पे ये चार जो हिस्टोन होते हैं H2A H2B H3 H4, ये ऑक्टामर फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। ये क्या है, ये ऑक्टामर है, ऑक्टामर। 4 फ्रंट व्यू से आ रहा है, 4 बैक से, तो टोटल 8 हो गया ना, तो ऑक्टामर फॉर्मेशन करता है, और इसी ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ होता है, जिसको जोड़ने का काम लिंकर डीएनए करता है H1। तो H1 ये भी हिस्टोन है। There are 5 different types of histone involved in the nucleosome model, बट 4 जो है वो ऑक्टामर फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, एक नहीं करता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि H1 is taking any role in the octamer formation, तो हमारा आंसर होगा नो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्टामर फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले नहीं करता है? H1, हाँ वो लिंकर डीएनए है, इसीलिए, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब वन न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होंगे? 200। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाया था मैंने। वन न्यूक्लियोसोम में, यानी एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। H1 is a linker DNA which never taking role in the octamer formation। देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि H1 तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है ना, H2A H2B H3 H4, 5 different histone proteins are involved in the nucleosome, बट न्यूक्लियोसोम के ऑक्टामर फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है? Which one? H2A H2B, 2 molecule of H2A, 2 molecule of H2B, 2 molecules of H3 and 2 molecules of H4। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन ये करवाएंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको वर्शन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। चलो उससे पहले आप पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी सच बीट्स, जो यहाँ पे एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ना, इसको रेड से करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमैटिन रेटिकुलम है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन रेटिकुलम। और क्रोमैटिन रेटिकुलम के ऊपर जो ब्लू कलर का डॉट बनाया है मैंने, वो एक्चुअली बीड्स है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। यहाँ पे आप ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रिंग बोल दो, डॉट को बोल दो बीड्स, बीड्स ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स ऑन बीड्स जो बोल रहे हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल में ये डॉट क्या है, ये बीड्स क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के बारे में अभी डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से 4 ऑक्टेमर फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और एक लिंकर डीएनए होता है, ठीक है, गॉट इट। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो तो, theoretically how many such beads or the nucleosome, theoretically how many such beads or nucleosomes do you imagine are present, do you imagine are present in a human cell, in a human cell। इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ह्यूमन सेल में टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन सेल के केस में, ह्यूमन सेल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन, 2n कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन, 6.6 into 10 to the power बेस पेयर। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। अभी अभी मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दिया कि 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे थ्योरेटिकली न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा एक ह्यूमन सेल में। तो ह्यूमन सेल में जो बेस पेयर होगा वो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर इन द डिप्लॉइड कंडीशन। तो 1 न्यूक्लियोसोम के लिए 200 बेस पेयर, यानी कि 200 बेस पेयर से 1 न्यूक्लियोसोम फॉर्म होगा। तो यानी इतने बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा, कैलकुलेट करो और फटाफट आंसर दो। 200 बेस पेयर 1 न्यूक्लियोसोम डिवाइड हो जाएगा, और इसको बेट्स भी बोल सकते हैं, 1 बेट। तो आप 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर में क्या होगा, 1/200 into 6.6 into 10 to the power 9 इतने बिट्स। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 3.3 यानी 3.3 into 10 to the power 7 न्यूक्लियोसोम और बीड्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। न्यूक्लियोसोम देखो, एक डीएनए जिसका लेंथ होता है, याद रखना है कि डीएनए का लेंथ कितना होता है, द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इज नियर अबाउट 2.2 मीटर होता है। तुम सोचो कि 2 मीटर और 2.5 मीटर लंबा डीएनए कैसे एक छोटे से सेल में एक्कोमोडेट करेगा। अच्छा खासा लेंथ है, 2 मीटर और 2.5 और इतने छोटे से सेल में, टाइनी से सेल। तो ये एक्कोमोडेशन के लिए यहाँ पे एक मॉडल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हाउ द डीएनए इज एक्कोमोडेटेड इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वो कैसे एक्कोमोडेट करता है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, किसी सेल के न्यूक्लियस में कैसे डीएनए एक्कोमोडेट करेगा 2.5 मीटर लंबा डीएनए। तो वो न्यूक्लियोसोम मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंड करता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन इज मतलब डीएनए इज ऑलवेज लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे डीएनए ब्लैक से बनाया हुआ है, ठीक है, और इस डीएनए को और बिट्स को जोड़ने का काम, जैसे जस्ट लाइक ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन के ऊपर, क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोसोम, वेरी गुड। ये जो रेड वाला है ये है न्यूक्लियोसोम, ये वही है। तो अब एक न्यूक्लियोसोम डीएनए, न्यूक्लियोसोम डीएनए मतलब ये पूरा का पूरा जो है थ्रेड बीट्स ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स ऑन बीट। नहीं, पूरा सिर्फ हिस्टोन थोड़ी ना है वो,
उसके ऊपर डीएनए भी तो लपेटा हुआ है, वही थ्रेड आगे। तो हम हिस्टोन और ये जो डीएनए, सुनो, दिस इज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज ये हिस्टोन प्रोटीन। और ये मिलकर हाँ मैम ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं। हाँ, और मतलब न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन पहले तो ऑक्टामर फॉर्मेशन, जो कि ऑक्टामर फॉर्मेशन में 4 तरह के हिस्टोन अपना रोल प्ले करते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2B, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4, बट H1 का कोई रोल नहीं है। और इसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ होता है और इसको लिंक करने का काम H1 हिस्टोन करता है, एंड व्हिच इज सेड टू बी द लिंकर डीएनए। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियोसोम, वन न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। देन यू हैव टू कैलकुलेट एक ह्यूमन में, जो क्वेश्चन मैंने बताया कि थ्योरेटिकली आप ये बताओ हाउ डू सच वेट्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ह्यूमन सेल में कितने बेस पेयर होंगे। तो ह्यूमन सेल तो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड कंडीशन में कितने बेस पेयर्स बनेंगे वहां पे 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। तो अब तो इजी है कैलकुलेट करना, 100 बेस पेयर में एक न्यूक्लियोसोम, तो 6.6 में कितने न्यूक्लियोसोम 3.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। नहीं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मेरे को वो बताना होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। हाँ, हेलिकल स्ट्रक्चर पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होंगे। ये नोट कर लो। इसका मतलब जो ये ऑक्टामर और लिंकर डीएनए इसमें कहीं ना कहीं बेस पेयर्स भी होंगे। किसमें बेस पेयर? अरे तो डीएनए तो बेस पेयर का ही बना हुआ है ना। हाँ, इससे वन न्यूक्लियोसोम में 200 होते हैं, तो मतलब इसमें भी इस ऑक्टामर में हाँ, वो लपेटा हुआ है, वो तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है ना। मैम मेरी आदत है, मैं बिल्कुल इन डेप्थ जानना चाहती हूँ। नहीं तो अच्छी बात है, अगर जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप क्वेश्चन पुटअप करो और अच्छे से क्लियर करके ही आगे बढ़ो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन अगर स्टूडेंट पूछते हैं, तो यहाँ तो ऐसा होता है मैं ही बोलती रह जाती हूँ, अच्छा तुम लोगों को कोई डाउट है? नो मैम कोई डाउट नहीं। इसका मतलब दो कंडीशन है, या तो सच में कोई डाउट नहीं है या उन्होंने मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है कि उनके पास कोई डाउट है। चलो अब एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। मैम जब आप ईयर बोलते हो तो फिर डर लगता है कि मैं ईयर याद कैसे करूंगी। नहीं हो जाता है। मैम नाम तो फिर भी याद नहीं, वैसे देखो ये जो डीएनए है ना, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, और इसका एक 3 प्राइम एंड होता है, दूसरा 5 प्राइम एंड होता है। ठीक है, दो हो गए स्ट्रैंड। अब इसी में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक टिपिकल जो डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड को इंडिकेट करता है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड एक्चुअल में इसमें दो स्ट्रैंड, वो कौन कौन से स्ट्रैंड होते हैं? एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोरिंग स्ट्रैंड, और एक होता है एंटीसेंस स्ट्रैंड, है ना। यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, याद रखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में क्या होगा, इसको बोलेंगे डीएनए का ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड का बना होता है, और इन दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड इज कॉल्ड डायमीटर, वो उसका डायमीटर होता है। यानी दिस एंड दिस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। आई एम talking about the bDNA, there are so many type of DNA like aDNA, bDNA, cDNA, ddNA, zDNA, but most of the organism में जो DNA होता है वो bDNA होता है। तो bDNA यहाँ पे डायमीटर क्या हुआ इसका, डायमीटर
इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम। एक जो ये कंप्लीट टर्न बनाता है उसमें एक माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, माइनर ग्रुप, एंड एक होता है मेजर ग्रुप। इसका लेंथ होता है 12 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 22 एंगस्ट्रॉम। तो अब देखो वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए इज इक्वल टू वन माइनर ग्रुप प्लस वन मेजर ग्रुप, हो जाएगा 12 प्लस 22 एंगस्ट्रॉम 34 एंगस्ट्रॉम। यानी एक कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। इसका लेंथ क्या होगा, एक कंप्लीट टर्न का लेंथ क्या होगा, मेजर प्लस माइनर 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसे एक पिच भी बोलते हैं, वन पिच विच इज इक्वल टू वन पिच। अब नाम चेंज करके पूछ दे कि बताओ भी डीएनए का या ऐसे नॉर्मली डीएनए का पिच कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वन कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जैसे A है तो A हमेशा T के साथ बाउंड होगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। अगर यहाँ C है तो ये G के साथ बाउंड होगा, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाउंड होगा। ठीक है, तो यानी इस तरह से यहाँ पे 10 बेस पेयर है। इस पे क्वेश्चन पूछता है टू कंसेक्यूटिव और टू सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, यानी इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। तो एज यू नो वन कंप्लीट टर्न का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, वन कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसे कहा जाता है एक्सियल राइज, एक्सियल राइज और डिस्टेंस बिटवीन the two consecutive base pair is equal to 3.4 angstrom। ठीक है, अच्छा इसी में मैं कॉर्गोफ रूल भी अगर एक्सप्लेन कर दूं, कॉर्गोफ ने 1849 में बेस पेयरिंग के बारे में बताया था। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बाउंड होता है और अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन होता है, अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन होता है। ठीक है, एक तो ये है, एंड कॉर्गोफ रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए नहीं है, ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉर्गोफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नॉट फॉर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का साइटोसिन इतना है, तो आप बताओ व्हाट्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ द ग्वानिन और एडेनिन। ठीक है, तो एक तो ये है। अब A प्लस G बाय C प्लस T इक्वल्स टू 1। ये होगा 1, मैं भी यही कंफ्यूजन है। यस होगा 1। तो एक केस में नॉट इक्वल टू 1, आप बता रहे हैं ना किस कंडीशन में नहीं होगा, ये होगा A प्लस T अपॉन C प्लस G अगर कर दोगे तो विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो किसी हालत में नहीं होगा। तो ये बताया था, और कांस्टेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। चलो अब एक क्वेश्चन पहले लिखो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, हाँ कर लो, डिस्टेंस बिटवीन अब डीएनए में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो डीएनए इज अ पॉलीमर ना, वो न्यूक्लिक एसिड है, तो अगर ये पॉलीमर है तो
कोई भी पॉलीमर फॉर्मेशन होगा तो मोनोमर से मिलकर के बनेगा। हाँ। एक मोनोमर दूसरा मोनोमर से ज्वाइन हुआ, है ना, फिर दूसरा तीसरे से ज्वाइन हुआ, बट ज्वाइन तो हुआ लेकिन वहां पे कोई ना कोई बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो बनता है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ेगा, द बॉन्ड प्रेजेंट इन अ न्यूक्लिक एसिड, यानी जो कि एक पॉलीमर है, पॉलीमर फॉर्मेशन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली में कौन सा होता है? यस, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। एंड जो एक टी के साथ बाउंड हो रहा है, यहाँ पे ये जो मतलब ये जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है स्ट्रैंड के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक दूसरा बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट हो गया? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एक और बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, पहले ये बताओ कि बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है? शुगर। शुगर एंड शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड। यस, शुगर फॉस्फेट को हम बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं, ठीक है। शुगर प्लस पी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए फॉर्मेशन करता है, बैकबोन ऑफ डीएनए। अब देखो जब भी है ना एक मतलब चेन अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म मतलब जुड़ जुड़ करके एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, फिर 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड जुड़ करके ये एक पॉलीमर का फॉर्मेशन, चेन का फॉर्मेशन करता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। नाउ थर्ड बॉन्ड इज, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में दो मोनोसैकेराइड्स जब जुड़ते हैं तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर आता है, और वहां पे जो बॉन्ड बना था वो कौन सा बॉन्ड था? वो बॉन्ड था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अनदर नेम इज COC बॉन्ड। ये भी बताए थे कि एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड, इसका फर्स्ट पोजीशन उसका फोर्थ पोजीशन, कार्बन अटैच हुआ, बीच में O, वन H2O बाहर चला जाता है, और जो फाइनली जो बचता है वो बॉन्ड कौन सा बन रहा है? COC बॉन्ड था वहां पे। कार्बोहाइड्रेट के केस में COC बॉन्ड है, बट डीएनए के केस में CNC बॉन्ड, CNC बॉन्ड, इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है। बेस शुगर के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हो गया। तो मतलब इतने तरह के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दो तो मैं समझूंगी कि आपने इसको समझ लिया। हाँ, हमें एक बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता दो। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखो, कार्बोहाइड्रेट पहले अगर COC लिंकेज जानते हो तो CNC को समझने में टाइम नहीं लगेगा, और COC लिंकेज कहाँ पे था? COC लिंकेज था कार्बोहाइड्रेट के केस में। कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तभी तो वो पॉलीसैकेराइड्स बनाएगा, मतलब जुड़ता जाएगा, पर जुड़ने के साथ ही वहां बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, तभी तो जुड़ेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन में क्या है? अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से जुड़ेगा तो डेफिनेटली एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस कंडीशन में भी एक H2O मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, और जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। कॉमनली उसको हम क्या बोलते हैं? CONC बॉन्ड, ठीक है। एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे का एमिनो ग्रुप, और जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा H2O बाहर आएगा, जो फाइनली जो बनता है वो CONC बॉन्ड, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। H2O बाहर आता है। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो NCC और N के बीच, मतलब CNC वाला कंडीशन बन रहा है तो ग्लाइकोसिडिक शुगर के साथ बन रहा है ना। हम इसे एक बार डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, जो ऐसे चेन बना के हाँ, जो लिंकेज हो रही है CNC की। इसमें क्या है, ये मतलब ये तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल हुआ, नाइट्रोजनस बेस शुगर, और इसी से एक है ना फॉस्फेट ग्रुप अगर जोड़ दोगे तो हो गया। फिर आगे फॉस्फेट वाला जो है वो शुगर से जुड़ेगा, फिर वहां पे नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फेट, ऐसे करके वो चेन चलता रहेगा। हाँ, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं CNC बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि डीएनए में कितने तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहाँ पे प्रेजेंट है? दो स्ट्रैंड को
जो स्टेबल करके रखा है, या नाइट्रोजनस बेसेस जो जुड़ते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से की वजह से जुड़ते हैं। अब देखो ए एंड टी, जब भी ए टी के साथ बाउंड होगा मतलब बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, 2H बॉन्ड। और अगर C और G के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड से ये जुड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूं, distance between two consecutive base pair at 0.34 nanometer. Distance between two consecutive base pairs as 0.34 nanometer. Calculate the length of DNA. 0.34 nanometer. 0.34 nanometer. Distance between two consecutive base pair as 0.34 nanometer. Calculate the length of DNA double helix in a typical mammalian cell. Calculate the length of DNA double helix in a typical mammalian cell. In a typical mammalian cell. देखो अब तो सब समझ में आ ही रहा होगा, टू कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी एक्सियल राइज दिया हुआ है, कहीं पे लिखा था मैंने एक्सियल राइज, ये है ना डिस्टेंस, ये एक्सियल राइज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर कितना है होता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 0.34 नैनोमीटर। सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू द मीटर। हाँ, तो आपको क्या पता है 0.34 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9. 0.34 nanometer is equal to 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. 9 नहीं होता है, minus 9 होता है, आंसर चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। और एंगस्ट्रॉम -10 होगा ना? हाँ, 10 to the power minus 10 मीटर। वन एंगस्ट्रॉम, देखो ऐसे याद रखना, कुछ दो तीन डाटा है, मतलब यूनिट को याद रखो। 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. मतलब ये तीन कन्वर्जन आप ऐसे याद रखो, काम आता है, फिर न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। इसमें करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा, क्योंकि ह्यूमन का बोल रहा है 6.6 into 10 to the power 9, तो 6.6 into 10 to the power 6.6 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय जितना दिया हुआ है 0.34 into 10 to the power minus 9। एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट करें, मैं तो दोनों को मीटर में ही ले लिया। हाँ, ये इतना बेस पेयर है ना, 10 to power 6.6 into 10 to power 9, ठीक है, और इधर दिया हुआ है ये नैनोमीटर में था ना, मिलीमीटर में इसको भी कर लिया कन्वर्ट, तो अब ये तो कैंसिल हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आएगा आंसर नियर अबाउट 2.2 मीटर। जो अभी मैंने बताया था डीएनए का लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर। ये भी एक बार नीट में पूछा हुआ है 2 साल पहले या 3 साल पहले। The length of DNA approximately 2.2 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया। हम 2 साल पहले पूछा है। हाँ, अब भी पूछता नहीं 2 साल पहले, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हर साल एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछे जाएंगे, मतलब जैसे प्रीवियस के प्रीवियस ईयर इस तरह का क्वेश्चन था। ये न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, बोर्ड में भी काम आएगा।
बोर्ड में तो 2-3 नंबर में आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका कंफर्मेशन कैसे हुआ? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो सबसे पहले ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, मतलब कि व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, इस पे सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, रिसर्च चल रहा था। सो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928 में कंडक्ट हुआ था। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, शायद सेंट्रल डोगमा है, वो भी बता देंगे, इजी है। वो तो कटने वाला नहीं वो मतलब छूटेगा तो कुछ भी नहीं, सब आएगा। चलो पहले सेंट्रल डोगमा समझना है तो मैं वही समझा देती हूँ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बताऊँ। और ना उसकी साइक्लिक फॉर्म जो है वो बुक में ही दे रखी है। कौन सी साइक्लिक फॉर्म? जो सेंट्रल डोगमा की साइक्लिक फॉर्म नहीं थी, जो एक और दिया था किसी ने। कॉमनर ने दिया था। हाँ, वो बुक में ही है ना, वो आता है क्या? नीट में आया बहुत। हम बुक में देते नहीं है, बाहर से पूछ लेते हैं। हाँ। देखो ये जो डीएनए है, अभी हम बात तो पूरी डीएनए पे ही कर रहे हैं, अभी हमारी बात डीएनए पे खत्म ही नहीं हुई है। डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का बनना, डीएनए का रेप्लिका तैयार होना। जैसे मैं अगर अपना रेप्लिका तैयार करूं तो मैंने रेप्लिकेट कर लिया, सेम कॉपी, कार्बन कॉपी। तो डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का बनना, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनना होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एमआरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन का बनना, मतलब कोई भी जीन अपना जो एक्सप्रेशन देता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, एमआरएनए को बना के या फिर एमआरएनए से प्रोटीन को बना के, ठीक है। तो ये जो कि यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो है, ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो, यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो है, और इसे कहा गया सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, नीट में इस पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा अच्छा आता है। रेप्लिकेशन को हटा देगा, ए, ट्रांसक्रिप्शन हटा दिया, बी, ट्रांसलेशन हटा दिया, सी, इसको कर दिया डी। अब आप इसको बताओ कि इसमें ये क्या क्या है, तो आप बता लोगे। इजी है, लेकिन आता आता वो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों गलत होता है? ओवर एक्साइटमेंट। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन भी नहीं देखा और टिक लगा दिया। ये तो सच में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये नीट 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो ये 21 22, हाँ 22 में पूछा है। ये ए बी सी डी ऐसे दिया है, आपको बताना है कि क्या है। तो डीएनए से डीएनए बन गया तो मतलब रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। एंड ऑल टू ऑल जीन का जो एक्सप्रेशन होता है एनी ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें जो जीन का एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ, वो जीन को एक्सप्रेस करेगा किस टर्म्स में? या तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये तो एक चीज है सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था? एफ क्रिक ने दिया था। एफ क्रिक ने 1958 है उसमें मेंशन। नहीं मैम इसमें नहीं है, ईयर नहीं दिया, अच्छा 1958 में एफ क्रिक ने दिया था।
नेक्स्ट एक और चीज समझ लो। मैम एक ये वाला बताओ तो जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन है। हाँ, देखो जितने भी जीन है ना, वो जीन अपना एक्सप्रेशन इन टर्म कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, तो या तो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करके, एमआरएनए फॉर्मेशन, या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन करके करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन, एमआरएनए या प्रोटीन का फॉर्मेशन करके ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल डोग्मा। अब लेकिन इसी में अगर जब यहाँ तक आए हैं तो आगे एक और चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे तो कॉमनर ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था, जिसमें डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर प्रोटीन से एमआरएनए नहीं डीएनए। डीएनए। हाँ ठीक है, तो वो सर्कुलर फ्लो था। Circular लेकिन था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेमिनिज्म है। टेमिनिज्म, देखो ये टेमिनिज्म क्या होता है। टेमिनिज्म एक्चुअली टेमिन एंड बाल्टीमोर, दो साइंटिस्ट, टेमिन एंड बाल्टीमोर, 1970 में इसने एक कॉन्सेप्ट बताया। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, बट इन्होंने क्या बताया कि डीएनए से एमआरएनए का बनना तो होता है, एमआरएनए से प्रोटीन भी बन जाता है, तो ये तो सेंट्रल डोग्मा हो गया। लेकिन एमआरएनए से भी प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से भी डीएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना। सो द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द एमआरएनए, यानी एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का बनना, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड जितना स्टेप मैंने अभी बताया, रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, each and every step conducted by a specific enzyme. अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज उसमें इन्वॉल्व है, वो उसमें देखेंगे एप्लीकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज, अनदर नेम, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बन रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलेंगे इसको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने वाला मेन एंजाइम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व जो एंजाइम होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, उसको क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए तो नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए ही बन रहा है। बट हियर वी कैन सी द एमआरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए, तो डीएनए के टेम्पलेट पे अब एमआरएनए बन रहा है, तो आप बोल सकते हो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर इसी तरह प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी टीआरएनए सिंथेसेस और न जाने बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी आरटीएच इन्वॉल्व होता है, टेमिनिज्म जिसको हम बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जिसमें एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनेगा। तो एंजाइम कौन सा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो वैसे ये भी कह सकते हैं ना आरएनए डिपेंडेंट डीएनए। अभी बताती हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए। आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बन रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी नीट में पूछा हुआ है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इन शॉर्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आरटीएच। याद है ना, जब मैंने वो एड्स वाला टॉपिक पढ़ाया होगा तो उसमें बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड
सब्जेक्ट आरपी के साथ उसका अपना खुद का आरटीएस भी होता है। हाँ ठीक है, चलो। और अब जैसे मान लो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल स्ट्रैंड का बना होता है, डबल स्ट्रैंड इसमें इन्वॉल्व है। तो एक मान लो ये है, ये है, तो एक को हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक को 5 टू 3 बोल रहे हैं। यहाँ पे 3 टू 5 वाला जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है, ठीक है। जो अपोजिट वाला होगा, जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रही हूँ, इसको फॉलो करना। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, तो आप रिकॉल करोगे कि भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी ये जो सीक्वेंस दिया है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया है, और आपको बोला जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ, तो आप बनाओगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लाइक यहाँ पे ए होगा तो ये टी हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी हो जाएगा। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को फॉर्म कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस इतना है and you have to find out the sequence of mRNA, तो तुरंत ये अब देखो mRNA का सीक्वेंस फॉर्मेशन के लिए आपको 2 स्टेप से होगा। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया होगा तो 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, तो ये पहले क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाए। और mRNA का फॉर्मेशन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ये भी याद रखना। mRNA synthesis always takes place in 5 prime to 3 prime direction, ठीक है। तो ये दिया है 3 to 5, आपको 5 to 3 में निकालना है, तो पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेना। कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे ATGC, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो डीएनए का है, आपको निकालना है आरएनए का सीक्वेंस। तो आरएनए का सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख के जितने भी यहाँ पे सीक्वेंस दिए होंगे सारे सीक्वेंस को एज इट इज आप नोट डाउन कर लेना, और जहां जहां पे टी होगा उसको हटा के यू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th इसी पे बेस्ड है। बट इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि भाई आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड निकालो, लेकिन एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम का सीक्वेंस दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड निकालिए, लेकिन 5 to 3 में ही। तो मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 3 to 5 निकलेगा, और कह रहा है कि नहीं हमें सीक्वेंस चाहिए 5 to 3, तो आप यहाँ से ये उल्टा सीक्वेंस लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, उस अकॉर्डिंग हम उसका आंसर करेंगे। जेनेटिक्स उतना भी टफ नहीं है, बस हाँ ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियरेंस है तो फिर जेनेटिक्स बहुत इजी लगेगा। और जेनेटिक्स हर टेस्ट पेपर के लिए, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स के लिए ये मतलब इसका वेटेज काफी हाई रहता है। और 11th में किसका वेटेज हाई है? 11th में जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम याद करना मुश्किल होता है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। बट मेक श्योर कि मतलब मैंने तो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ा उनका डाइवर्सिटी जो डे 1 मेरे यहाँ आए उस समय लग रहा था कि क्या ही चीज़ है और याद करना मुश्किल है। बट जब उन्होंने कम्प्लीटली मेरे से पढ़ लिया था उसके बाद उन्हें स्टूडेंट का यही कहना था मैम अब डाइवर्सिटी बहुत ईजी हो गया। उनका सरप्राइजिंग टेस्ट भी, मैं सरप्राइज टेस्ट भी लेती रहती हूँ। तो 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, एक बैच में एक स्टूडेंट थी, उसको बहुत टफ लगता था पहले, प्रियांशी, हाँ। और फिर ना उसके बाद जब मैंने पूरा उसको पढ़ा दिया, टेस्ट लिया, अच्छा की, एक बार सरप्राइज टेस्ट ले लिया, और सरप्राइज टेस्ट में भी उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मतलब मोर देन 85 और 87% जो अचीव की थी यहाँ। तो उसने कहा कि मैम आप मत सोचो कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, जो मैंने इसको पहले पढ़ा उसके बेसिस पे, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट में तो हम टॉपिकल और नहीं पहले से करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक देते हैं, और उसमें उसका अच्छा परफॉर्मेंस आया, तो मतलब कि अच्छा
उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था। क्लियर क्लियर क्या, देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो हर टफ से टफ चीज भी आपको आसान लगेगी। और कंपटीशन क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई स्टूडेंट ही करता है। जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एकदम डिवोशन के साथ पढ़ाई करता है वो स्टूडेंट डेफिनेटली निकालता है। क्यों नहीं निकलेगा, वही क्वेश्चंस हैं, वही चैप्टर्स हैं और कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी टॉपिक का क्लियर रखोगे तो क्यों नहीं निकलेगा। लाने वाले स्टूडेंट तो 360 में 360 भी लाते हैं और मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट 343 भी लाए हैं, 343, 355 भी आया है। तो जब कोई ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते, और कोई ला सकता है, बट लेकिन उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप जितना मैं पढ़ा देती हूँ उतना अगर आप खुद से भी पढ़ के याद कर लिए और जितना टेस्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ उसमें भी आप अपना एक मुकाम बना लो कि हाँ यहाँ का टेस्ट भी, क्योंकि मैं तो सारे टेस्ट ऑफलाइन लेती हूँ और ऑफलाइन में आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। ये चलो ये वाला हो गया क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक मैं कह रही थी कि जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में 5' to 3' का दे रखा है और हमसे पूछ रहे आरएनए का सीक्वेंस। हाँ तो तो बस कुछ नहीं करना है, 5' to 3' दिया, मैंने आपको क्या बोला, हाँ। आप ये देखो कि सीक्वेंस में क्या दिया है, डायरेक्शन क्या है, पोलैरिटी क्या है। अगर पोलैरिटी 5 to 3' है तो उस टाइम में हम कुछ नहीं करेंगे, सारे सीक्वेंस को एज इट इज लिख लेंगे। 5 to 3 कर भी दिया, बस टी को हटा के रिप्लेस करके यू डाल देना, वो एमआरएनए का सीक्वेंस निकल जाए। बस ये याद रखना है कि आरएनए 5 to 3 है। ऑलवेज एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है उसका डायरेक्शन 5 to 3 ही होता है। ठीक है, चलो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। जो नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो अगर तो हम उसका कोई ऐप